हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आदिकाल का नामकरण नवीन तथ्यों के साथ। यानी कि हमने कोशिश की है कि आदिकाल के नामकरण संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं अद्यतन तरीके से उनको कलेक्ट किया है, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें से कई नामों को आप जानते होंगे कि किस विद्वान ने किस नामकरण से संबोधित किया है, लेकिन यहाँ पर वीडियो लेक्चर में हमने एक अलग तरीके से प्रयास किया है। नामकरण के साथ ही हमने विद्वानों का नाम तो बताया ही, इसके अलावा यहाँ पर तर्क और आधार को भी प्रस्तुत किया है कि विद्वानों ने किन तर्कों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है। प्रायः आप देखेंगे बुक्स में, जितने भी मार्केट में आपको बुक्स दिखाई पड़ेंगी, उसमें नामकरण और विद्वानों का नाम तो दिया है, लेकिन तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के ज्ञान से अपने को मजबूत बनाएं, ताकि आपको अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि फला विद्वान ने फला नाम किस आधार पर दिया है, तो आप वहां पर 2-4 मिनट बोलने की कोशिश जरूर करें। तो उसी प्रयास में हमने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आप सभी अंत तक इसको देखेंगे और आपको काफी अच्छा लगेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बात करते हैं पहले नामकरण के ऊपर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। इसके पीछे उनका तर्क था काव्य प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरक तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसे चारण काल कहा था, आदिकाल को। अगला जो नामकरण दिया मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा और इसके पीछे उनका तर्क था काव्य नेता या सांस्कृतिक नेता के आधार पर। यहाँ जो नेता शब्द दिया गया है, ये वर्तमान में जो अर्थ में लिया जाता है उस पर नहीं है, बल्कि मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहने के पीछे उस समय के युग, उस समय के जो प्रमुख कवि थे या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन था, उसको केंद्र में रखा था। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन की परंपरा पर विचार किया था, तो आपने देखा होगा कि काफी लंबा चौड़ा विभाजन किया गया था मिस्र बंधुओं द्वारा। ठीक है, तो प्रारंभिक काल उन्होंने काव्य नेता या सांस्कृतिक नेता के आधार पर किया था। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था या फिर आरंभिक काल कहा था। जब आप मूल किताब देखेंगे मिस्र बंधु विनोद, तो उसमें प्रारंभिक काल लिखा हुआ है, जिसको कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट भेजा भी था बच्चों को देखने के लिए, कि ताकि एक विश्वास पैदा हो कि जो चीजें बताई जा रही है वो सटीक बताई जा रही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक आरंभिक का जो विवाद है वो खासतौर से मार्केट में जो वन लाइनर किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें हैं, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने के आंसर के रूप में इसे आरंभिक काल ही माना है, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मूल रूप से अगर जानकारी रखें, सही जानकारी रखें, तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और इसके पीछे उनका तर्क था काल तथा रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें उन्होंने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर इस कालखंड को उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। हालांकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल शब्द का कई जगह उल्लेख किया है, प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आदिकाल नहीं कहा, उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा। ठीक है, इसके बाद जो नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा है और इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया भाषा व साहित्य के विकास के आधार पर उन्होंने बीजवपन काल कहा। यानी कि ऐसा काल जिसमें भाषा और साहित्य दोनों का बीज अंकुर हो रहा था, यानी कि धीरे धीरे विकास हो रहा था, उद्भव हुआ और धीरे धीरे विकास हो रहा था, इसीलिए इसको बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद राम कुमार वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने इस काल को यानी कि आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा है। संधिकाल एवं चारण काल। आप देख रहे हैं कि इससे पहले ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कह दिया था, लेकिन राम कुमार वर्मा
ने भी इसे चारण काल कहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनका जो एक दूसरा नाम इसमें दिया गया है संधि काल, यानी कि ऐसा कालखंड जो कि संपूर्ण भारत में व्यक्त होती सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन के आधार पर इन्होंने तर्क दिया है। चाहे वो भाषा हो चाहे साहित्य में परिवर्तन हो रहा था, संधि हो रही थी, अलग अलग जो भी परिवर्तन हो रहे थे उनके, तो उसके आधार पर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा, साथ में चारण काल भी कहा। परीक्षाओं में कई बार अकेले पूछ लिया जाता है कि ये संधि काल किसने कहा है, कई बार पूछ लिया जाता है दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चारण काल किसने कहा है। तो उसमें से या तो नाम ग्रियर्सन का रहेगा या फिर रामकुमार वर्मा का रहेगा। अगर दोनों का नाम रहेगा तो ये विवादित क्वेश्चन हो जाएगा और इस पे आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो बस ध्यान में रखना है। अगला नामकरण किया राहुल साकृत्यायन ने, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। बहुत बार परीक्षाओं में ये नाम पूछा जा चुका है, आपके दिमाग में भी बैठा होगा। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहने के पीछे अपना तर्क दिया सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, जो कि सर्वमान्य तरीके से विद्यार्थियों में भी और जितने भी आलोचक हैं, टीचर्स हैं, सब में ये फेमस हो गया कि आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके पीछे उनका तर्क था सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि परंपरा व भाषा के उत्स के आधार पर इन्होंने इसे आदिकाल कहा। आदि मतलब होता है शुरू, शुरू का काल, ऐसा काल जिसमें सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक पृष्ठभूमि के तौर पर, परंपरा के तौर पर या फिर भाषा के उत्पत्ति उत्स के तौर पर ये आदिकाल नाम ही सबसे ज्यादा फेमस रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा, यानी गाथा शब्द को इन्होंने हटा दिया और कहा कि आदिकाल वीर काल है। पीछे तर्क दिया है इसके कि रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने वीर काल कहा, यानी कि इनको जितनी भी रचनाएं वहां पर दिखाई पड़े सब में कवियों द्वारा अपने राजाओं की बड़ाई की गई है, उनकी वीरता का गान किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है, तो इन्होंने कहा वीर काल। बस आपको ध्यान में रखना है कि वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त का, जिन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके पहले आपने देखा कि मिश्र बंधुओं ने भी कहा था प्रारंभिक काल, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे प्रारंभिक काल कहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कई विद्वानों ने आदिकाल को एक से अधिक बार एक ही नाम से पुकारा, जिसमें कि आपने देखा चारण काल का नाम देखा कि ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने दिया था। यहाँ पर प्रारंभिक काल को भी मिश्र बंधुओं ने भी कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर परीक्षा में दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो आपको मूल पुस्तक के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि दोनों का नाम दिया गया, तो इसलिए आपको फुल नंबर वहां पर मिलेगा। आपने या फिर गणपति चंद्र गुप्त को लगाया या फिर मिश्र बंधुओं को लगाया, दोनों आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, चिंतित नहीं रहना है, जानकारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर दिया है। अगले नामकरण की बात करें तो सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है और इसके पीछे उनका तर्क है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर। इन्होंने आदिकाल को एक तरीके से हिंदी साहित्य, इतिहास, भाषा के दृष्टिकोण से नींव के रूप में देखा है, आधार काल के रूप में देखा है। तो सुमन राजे का नाम यहाँ पर है। इसके अलावा सुमन राजे के अलावा मोहन अवस्थी ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। तर्क वही है, भाषा साहित्य के विकास क्रम के आधार पर मोहन अवस्थी ने भी इसे आधार काल कहा है। परीक्षाओं में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है कि आधार काल किसने कहा, तो उसमें सुमन राजे का नाम नहीं है, मोहन अवस्थी का ही नाम है, लेकिन आपको दोनों का नाम ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, और इनका भी तर्क है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर आदिकाल अपभ्रंश काल कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर रचनाएं जो लिखी गई हैं सब अपभ्रंश भाषा में ही हैं। जबकि आप जानते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया है, तो उन्होंने
भाषा के आधार पर ही इसे अपभ्रंश काल कह दिया है। इसके अलावा बच्चन सिंह ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है और भाषा व साहित्य के विकास के आधार पर ही इसका नामकरण इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा से भी ये सहमत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था या फिर अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा था, परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है, तो आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी होता है और इसी आधार पर उन्होंने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। तो दोनों को जोड़कर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तर्क इनका है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर ही इसे पुरानी हिंदी कहा जा सकता है, का काल कहा जा सकता है। इसके बाद नाम आता है शंभुनाथ सिंह का। शंभुनाथ सिंह ने कई नाम दिया आदिकाल को, प्राचीन काल भी कहा, उद्भव काल और संक्रांति काल के नाम से पुकारा। कारण भाषा व साहित्य के विकास क्रम को आधार बनाया हुआ है और इनका मानना है कि ये प्राचीन काल है या फिर इसे उद्भव काल भी कहा जा सकता है या फिर संक्रांति काल कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रवृत्तियां आपस में आके मिल रही हैं, तो ये संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ काल है। वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। आप दोनों जगह देख रहे हैं कि शंभुनाथ सिंह ने भी उद्भव काल कहा है और वासुदेव सिंह ने भी उद्भव काल कहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक ही नाम अलग अलग विद्वानों ने कहा है, तो ध्यान में रखना है बस। विकल्प में अगर आता है तो हो सकता है कि उसमें से एक ही है, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट्स कोशिश करते हैं कि विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, बस परीक्षार्थियों की जानकारी का ही एक यहाँ पर परीक्षण कर लिया जाए। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर ही दिया है। आगे बात करते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल कहा है। ठीक है, इन्होंने वीर काल, वीरगाथा काल इत्यादि नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा जय काल। कारण दिया है सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर जितने भी कवि रहे अपने राजाओं के जय विजय प्रशंसा में कविताएं लिखा है उन्होंने, और ज्यादातर उन्होंने उनके विजय पक्ष को ही ध्यान में रखा, इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काल कहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये निगेटिव अर्थों में लिया जा सकता है कि अंधकार काल यानी ऐसा काल जो कि बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं विकसित हुआ होगा, वहां पर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ रही होगी। तो कमल कुलश्रेष्ठ सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर इसे अंधकार काल कहा है। और शैलेश जैदी ने इस कालखंड को यानी आदिकाल को आविर्भाव काल कहा, यानी कि ऐसा कालखंड जो कि भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर शुरुआती दौर का काल रहा है। तो शैलेश जैदी ने इसे आविर्भाव काल कहा है। तो उम्मीद है कि हमने इस वीडियो लेक्चर में कुल 19 नामकरणों पर विचार किया आदिकाल से संबंधित, और 19 विद्वानों आलोचकों को देखा कि किसने किसने आदिकाल को क्या क्या कहा है। और हमारी कोशिश ये है कि अगर परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पूरा वहां पर प्रश्न का उत्तर सही करके आए। तो हमने अद्यतन यानी कि ग्रियर्सन से लेकर शैलेश जैदी तक के मंतव्यों को इस लेक्चर में रखने की कोशिश की, जो कि आपको बहुत कम किताबों में ये मिलेगा। बहुत मेहनत के बाद हमने इसको कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि आप सभी को कई नई जानकारियां मिली होंगी और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।